अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जब से इंसानी हिस्ट्री है तब से नंबर सिस्टम है। शुरू में जब इंसान की आबादी कम थी तो वो चीज़ों को काउंट करने के लिए सिंपल वे अडॉप्ट करता था। जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने मवेशी या फल कैलकुलेट करने पड़ते थे, फल सब्जियां, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए अगर एक चीज़ है तो एक चीज़ को मेंशन करने के लिए सिंपल 1 बार मेंशन कर ली। 2 चीज़ें हैं तो उनके लिए 2 बार मेंशन कर ली। 3 है तो उनके लिए 3 मेंशन कर ली। जैसे 1 के लिए, ये 2 चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए। इसी तरह अगर 10 चीज़ें आ जाएं तो उसके लिए 10 बार लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सिस्टम सिर्फ तब तक अच्छा था जब तक कि जो काउंट करने वाली चीज़ें हैं उनकी तादाद लिमिटेड थी या तादाद बहुत कम थी। ठीक है, जो बार सिस्टम है वो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ही मुश्किल है उसको डील करना अगर तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे अगर 100 मवेशी हैं तो उनके लिए बार, उनको काउंट करने के लिए 100 बार लगाने के बाद उन 100 बार्स को कैलकुलेट करना भी एक टारगेट है। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 5000 BC में इजिप्शियन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने मुख्तलिफ नंबर्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। बार सिस्टम को ऐसे ही रहने दिया। 1 से लेकर 9 तक बार्स के थ्रू नंबर को शो करते जा रहे थे, और जब नंबर 10 की बारी आती तो उसके लिए सिंबल यूज़ किया गया कुछ इस तरह से। इसी तरह जब नंबर 100 की बारी आती तो उसके लिए ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया। लेट्स से अगर आपको नंबर लिखना है 13 तो 13 इजिप्शियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखा जाता। 13 है तो बेसिकली 13 10 + 3 है। ठीक है, तो 10 के लिए हम इस सिंबल को यूटिलाइज़ करेंगे और 3 के लिए इन 3 बार्स को इस्तेमाल कर लेंगे, 1 2 3। लेकिन अगर आपको लिखना पड़ जाए 313 तो 313 को हम लिख सकते हैं 100 + 100 + 100 + 10 + 1। तो हर 100 के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, फिर नेक्स्ट 100 के लिए ये वाला सिंबल, उससे नेक्स्ट के लिए ये सिंबल, देन 10 के लिए ये सिंबल, और 3 बार इस तरह से। तो इस तरीके से नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता था। ये जो सिस्टम था जो इजिप्शियन ने इंट्रोड्यूस करवाया, इस सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि आपको मुख्तलिफ नंबर्स के लिए स्पेसिफिक सिंबल याद रखने पड़ते थे। जैसे ही नंबर चेंज होगा सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिंबल याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। फ़िलहाल जिस नंबर सिस्टम से आप वाकिफ़ हैं वो नंबर सिस्टम 10 नंबर्स पे डिपेंडेंट सिस्टम है। 10 नंबर पे डिपेंडेंट होने की वजह से हम उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट हैं। इन 10 डिजिट पर डिपेंडेंट बाकी तमाम नंबर है। जैसे कि 9 से आगे 10 है तो 10 को हमने किस तरह एक्सप्रेस किया है, 1 और 0 को ज्वाइन कर लें, 1 0। एक टेक्निक डेवलप कर ली और उस टेक्निक के मुताबिक आगे आगे नंबर लिखते जा रहे हैं। 1 1 1 2 1 3 13 1 4 14 सो ऑन, इसी तरह आगे चलते जाएं। देन 2 0, 2 और 0 को ज्वाइन कर लें 20, 2 1 2 2 एंड सो ऑन। तो आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, इन 10 नंबर्स पे। यानी कि लर्न हमें सिर्फ इन 10 नंबर्स को करना है, इन 10 सिंबल्स को करना है और बाकी टेक्निक सीखनी है, और बाकी तमाम नंबर्स हमें हर वक्त वैसे ही पहचान में रहेंगे या ये कह लें याद रहेंगे। ठीक है, अब नंबर सिस्टम की जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें हम हमेशा देखते हैं कि हम नंबर्स के डिफरेंट सेट्स बना लेते हैं। सेट्स बनाना बेसिकली नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, या ये कह लें कि लिखने का एक आसान तरीका डिस्क्राइब करना सेट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से 100 तक काउंटिंग लिख के दें तो ये काउंटिंग लिखने में कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे भी कम टाइम में हम 1 से 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 सो ऑन टिल 100, और इसे इन कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लें। तो ये सेट नोटेशन है। सेट की फॉर्म में हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को मेंशन कर लिया। लेट्स से हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से। तो इस तरह लिखने से हमें फ़ायदा क्या हुआ है,
बेसिक फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमारा एक तो जगह भी कम लगी लिखने के लिए, दूसरा टाइम भी कम लगा। तो मैथमेटिक्स में हमने जो जितनी भी डेवलपमेंट की है उसका मेन मकसद यही है कि स्पेस बच सके और टाइम बच सके। बेसिकली टाइम को बचाने के लिए हमने अपनी सारी स्टडी की है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी आप ये कह लें कि तमाम नंबर्स का सेट अगर लिखना पड़ जाए कि जितने भी नंबर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, उनका अगर एक सेट लिखना पड़ जाए तो हम इस तरह से लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस सेट को हम नाम देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 0 से लेकर 1 2 3 4 सो ऑन कहने का मतलब है कि आगे जितने भी नंबर हैं वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा यही ख्याल है कि जितने भी नंबर हमें ज़रूरत है वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम कुछ इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x + 3 = 2। इस इक्वेशन में अगर आप सोल्यूशन कैलकुलेट करें तो x इक्वल आ जाएगा 2 - 3, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1। अब ये जो वैल्यू -1 आ रही है यहाँ पर, ये वैल्यू को हमारा नेचुरल नंबर का सेट आइडेंटिफाई नहीं करता। जो हमें अब तक हमने नंबर डिज़ाइन किए हैं उस डिज़ाइन के हिसाब से ऐसा कोई नंबर इस सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सेट है इसमें कमी है, और कमी किस चीज़ की है? नेगेटिव नंबर्स की। तो इस सेट में इजाफा करते हैं, और इजाफा किस चीज़ का करने लगे हैं? नेगेटिव नंबर्स का। नेगेटिव नंबर्स, जब आप इस सेट में नेगेटिव नंबर्स का इजाफा करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स का इजाफा करने पे जो सेट हमारे सामने आएगा वो सेट कुछ इस तरह से है, 0 1 2 3 सो ऑन। पहले से मौजूद जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे इस सेट का हिस्सा हैं, और इसके अलावा -1 -2 -3 एंड सो ऑन नेगेटिव नंबर। तो इस सेट को हम नाम देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स। यूजुअली सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम z का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए n का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर को हम एक दूसरे नाम से भी याद करते हैं, डायरेक्शनल नंबर्स। डायरेक्शनल नंबर इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये बेसिकली दो डायरेक्शन बता रहे हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए और ये नेगेटिव नंबर्स के लिए। सो बाज़ जगहों पे इनके लिए डायरेक्शनल नंबर्स भी लिखा आता है। अगर आप अपनी पुरानी एलिमेंट्री बुक्स देखें तो आपने डायरेक्शनल नंबर के नाम से इनको स्टडी किया होगा इन 6 और 7 क्लासेस, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के में जितने भी एलिमेंट थे वो मॉडिफाई, आप ये कह लें कि नेचुरल नंबर को हमने मॉडिफाई कर लिया है सेट ऑफ इंटीजर में। ये सेट ऑफ इंटीजर नेचुरल नंबर से ज़्यादा बेहतर सेट है, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर के में भी कमी है। कमी किस चीज़ की है? जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें इस किस्म के नंबर शामिल नहीं है। लेट्स से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2x = 3। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। अगर आप 3/2 को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें तो इसे लिखा जा सकता है 1.5 बाय डिवीजन। सिंपली डिवाइड कर लें 3 को, 2 1 = 2, 1 पॉइंट की मदद से 0 लगाएंगे, 5 = 10। जो फ्रैक्शन में नंबर है बेसिकली उन्हें दो तरीक़ों से लिखा जाता है। ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके को हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, जबकि इस वे को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों फ्रैक्शन ही हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल नंबर हैं, फ्रैक्शनल नंबर हमारे सेट ऑफ इंटीजर का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है हमें सेट ऑफ इंटीजर में जो हमारे पास जी सेट है उसमें इजाफा करना है फ्रैक्शंस का। जैसे ही हम फ्रैक्शंस का इजाफा करेंगे हमारे पास जो सेट आएगा उस सेट को हम नाम देते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को नॉर्मली क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब जब हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर को लिखना है तो देखें, जब हमने सेट ऑफ इंटीजर लिखा था तो हमें श्योर था 0 के बाद अगला इंटीजर 1 है, 1 के बाद अगला इंटीजर 2 है, 0 के से पहले इंटीजर -1 है, -1 के से अगला -2 है, एंड सो ऑन, दोनों तरफ जा सकते थे। लेकिन अब जब हम सेट ऑफ रैशनल नंबर पे आ रहे हैं तो सबसे पहला और बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमें नहीं पता कि 0 के बाद आने वाला पहला रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, पहला रैशनल नंबर कौन सा है। तो पहले रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करें। लेट्स से हम कहते हैं 0 के बाद आने वाला पहला रैशनल नंबर 0.1 है। तो आप में से कोई भी कह देगा कि 0.1 तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 0.01 को देखें तो वो 0.1 और 0 के दरमियान आने वाला नंबर है, इससे छोटा नंबर है। ठीक है, इसी तरह अगर एक और 0 लगा के लिख दिया जाए 0.001 तो ये नंबर 0 और 0.1 के दरमियान आ जाएगा। तो इस तरह ये डिस्कशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। कोई भी 0.0000000 बहुत सारे 0 लिखने के बाद एंड पे 1 लिख दें तो हम कहेंगे 0 के बाद अगला आने वाला नंबर ये नंबर है। ठीक है, इवन आप इस बोर्ड पे साइड पे 0 लिखें, फिर पॉइंट लगाएं, फिर 0 0 0 से इस बोर्ड को फिल कर दें, एंड पे जाकर 1 लगा लें, तो हम कहेंगे 0 के बाद आने वाला पहला रैशनल नंबर ये है। तो इस तरह ये डिस्कशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर ये डिस्कशन कभी ख़त्म नहीं होगी और हम 0 के बाद आने वाले नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि हम जिस तरीके से पहले अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तरीका अब कारआमद नहीं है, वो तरीका बेहतर नहीं है। तो फिर हम अपने मेथड को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरह से, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। हम कहते हैं कि तमाम रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव है x। जिस तरह क्लास में तमाम स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव उनका क्लास मॉनिटर होता है, क्लास CR होता है, इसी तरह आप ये कह लें कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर x है। x सच डैट। ठीक है, इस बार को लगाने का मतलब है सच डैट, इस तरह से। ठीक है, x ऐसे नंबर हैं जिन्हें लिखा जा सकता है इस तरह से। किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कह लें ऊपर वाला नंबर को हमने p कह दिया है, नीचे वाले नंबर को q कह दिया है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। और जब हमने इन द फॉर्म ऑफ p/q लिखना है तो p/q रिप्रेजेंट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि p और q दोनों बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर से, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और q को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जिस फॉर्म में हमने इस रैशनल नंबर को लिखा है उसे देखते हुए अपनी डिस्कशन को रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो रिस्ट्रिक्शन ये है बेसिकली हमारी, p और q दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जो इंटीजर से ताल्लुक़ रखें, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा 0 ना पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से p/q की शक्ल में लेट से मैं कहती हूँ p मेरे पास 3 है और q मेरे पास -1 है। तो अगर मैं इस नंबर को लिखूं 3/-1 तो इससे लिखा जा सकता है -3। तो -3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहते हैं कि p हमारे पास 2 है और q हमारे पास 3 है तो नंबर बन जाएगा 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर को लिखते हैं तो याद रखें जितने पीछे आपने नंबर पढ़े हैं, यानी कि जितने भी इंटीजर पढ़े हैं वो सारे के सारे भी रैशनल नंबर हैं। किस तरह से? पीछे हमने इंटीजर को देखा था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो देखें 0 के नीचे कभी भी हम 1 लिखते हैं तो 1/0 अगेन 0 ही आ जाएगा। सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ओबे करता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बस यही बात है, फ्रैक्शन में लिखे जा सकें और p और q इंटीजर से बिलोंग करें, q 0 नहीं होना चाहिए। उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। इसी तरह 1/1, 2/1, 3/1 अगर हम इस तरह लिखें तो ये जितने भी इंटीजर हैं ये सारे के सारे इंटीजर एक्चुअली
कंटेन कर जाएंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर में। तो मीन्स यहाँ से हम ये, अगर आपको एक नंबर दिया जाए -4 और पूछा जाए कि बताएं ये रैशनल है या नहीं, ऑब्वियसली ये रैशनल है, इसको हम कभी भी इस तरह लिख सकते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, -4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। ठीक है, सो जितने रैशनल नंबर है इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। और इसके अलावा वो तमाम नंबर जिनको लिखा ही फ्रैक्शन की फॉर्म में जाता है वो तमाम भी इस सेट में शामिल हो गए। ठीक है, दूसरा हम ये बात करते हैं कि क्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू को ज़ीरो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा, लेट से एक नंबर 1 है, P1 लेते हैं और क्यू ज़ीरो आ जाता है, तो इस नंबर को हम कहते हैं ये नंबर अनडिफाइन है। अनडिफाइन से मुराद ये है कि हमें नहीं पता कि ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा। ठीक है, सो इस नंबर का फ़िलहाल मैथमेटिक्स में कोई सोल्यूशन नहीं है। सो हम कोशिश करते हैं कि ये नंबर हमारे किसी सेट का हिस्सा ना बने, और इस नंबर को हिस्सा ना बनाने के लिए हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है क्यू, उसे ज़ीरो होना चाहिए। याद रखिएगा, जब आप फ्रैक्शंस देखते हैं तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू है उस ऊपर वाली वैल्यू को हम हमेशा कहते हैं न्यूमरेटर, जबकि नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर को कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस नंबर के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 1 हो, अगर ऊपर 100 भी है, कोई भी नंबर है, नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो अनडिफाइन है। ऐसे नंबर के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैथ्स में कोई फ़िलहाल आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर देखा जाए तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट हो गया, सबसे बड़ा सेट हो गया। ये सेट कंटेन करता है तमाम नेचुरल नंबर्स को भी, ये सेट कंटेन करता है तमाम इंटीजर्स को भी, और इसी सेट में तमाम फ्रैक्शंस भी शामिल हैं। ठीक है, और इस सेट को इसी शक्ल में लिखने की क्या वजह है कि हम नहीं जानते कि ज़ीरो के बाद आने वाला वेरी नेक्स्ट रैशनल कौन सा। सो हमने अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर ली रिप्रेजेंटेशन की। ये मेथडोलॉजी सबसे बेहतर मेथडोलॉजी है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, अब अगर हम सेट ऑफ रैशनल की बात करते हैं तो सेट ऑफ रैशनल के बाद सेट जो आता है वो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। हाँ, एक मिनट, मैंने इसका नाम सेट ऑफ, ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो अगला सेट डिस्कस करने लगे हैं वो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्यू डैश क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट कर दें। हम कहते हैं कि x such that x does not equal to p over q as pq belongs to set of integer and q is not equal to 0। ठीक है, यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि x को p over q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि x को इस तरह से p over q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जिसमें p और q इंटीजर ना हो। बेसिक जो नेगेशन है वो इसकी वजह से हो रही है। जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है √3/2 और आपसे पूछा जाए कि बताएं ये नंबर रैशनल है या ये नंबर इर्रेशनल है, डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल होने की क्या वजह है? √3 बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इंटीजर से। ऐसा कोई भी नंबर इंटीजर नहीं था। सेट ऑफ इंटीजर में सिंपल नंबर थे, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, बेशक इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो डेफिनेशन में नेगेशन कर रहे हैं वो इस सारी बात की कर रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो फ्रैक्शन में p और q ऊपर वाली दोनों वैल्यू इंटीजर हों। अगर उन दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होती तो हम कहते हैं कि जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है। उस केस में जो नंबर होगा ये बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि उसे फ्रैक्शन नहीं बनाई जाती, फ्रैक्शन बनाई जाती है। बस प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जो फ्रैक्शन में नंबर
न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो इंटीजर से बिलोंग नहीं करती, जैसे कि 1/√2, इसमें √2 जो है ये इंटीजर नहीं है, क्यों बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ इंटीजर से, तो हम कहेंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है, इररेशनल है। ठीक है, बाज़ जगहों पे इररेशनल को सिर्फ इस तरह भी डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसे तमाम नंबर जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। ठीक है, चलें अब एक नंबर है उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या वो नंबर रैशनल है या इररेशनल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने छोटी क्लासेस से पाई की वैल्यू को देखा है, एरिया कैलकुलेट करते वक्त, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त इस नंबर से आप वाकिफ़ होंगे। पाई, जो पाई की वैल्यू है, छोटी क्लासेस में आपके पास ये लिखी आती थी कि पाई इक्वल होता है 22/7 के। तो अगर ये 22/7 के इक्वल है तो इस हिसाब से तो फिर इसे कौन सा नंबर होना चाहिए, रैशनल या इररेशनल? डेफिनेटली हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन पाई को याद रखिएगा, पाई रैशनल नहीं है, पाई जो है वो इररेशनल नंबर है। क्वेश्चन ये रेज होता है कैसे, ये इररेशनल नंबर कैसे है जबकि इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा रहा है। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। एक्चुअली 22/7 पाई नहीं है, पाई के बराबर नहीं है, ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नियरली इक्वल नंबर है, एग्जैक्टली इक्वल नंबर नहीं है। ठीक है, वो छोटी क्लासेस में आपको आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये सिखाया जाता है कि पाई की जगह आप ये अप्रॉक्सीमेशन लगा लें 22/7, जबकि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं है, ये बात याद रखनी है। पाई की वैल्यू में और 22/7 में सिर्फ 3 डिजिट मैच करते हैं, 3.14, सिर्फ ये 3 डिजिट हैं जो दोनों वैल्यूज़ में सेम है। इसके बाद आगे जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। आपके कैलकुलेटर्स पर पाई का बटन बना हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके पाई का बटन प्रेस करें तो आपके पास पाई के लिए आंसर आ जाएगा। पाई के लिए जो आंसर आएगा वो 3.1415 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा होगा। जबकि जब आप 7 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 22 से डिवाइड करके देख लें, 22 को 7 से, 3 × 21, 1 बचा, पॉइंट की मदद से 0 लगेगा, फिर 1 7 3, फिर पॉइंट की मदद से 0 जी, 4 × 28, देन 2, फिर पॉइंट की मदद से 0, देन 2 × 14, 14 में 20 में से 14 माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, पॉइंट की मदद से 0 लगाएं, देन 7 8 सा 56, देन 4 आ गया, फिर पॉइंट की मदद से 0 लगाएं, 5 सा 35, माइनस करें, फिर 5 आ गया, पॉइंट की मदद से 0 लगाएं और आगे चलते जाएं। तो एक्चुअली 22/7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3.14285 एंड सो ऑन चलती जा रही है। जबकि पाई के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर आप पाई के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो वो है 3.1415 समथिंग आ गई। ठीक है, सिर्फ पहले ये जो डिजिट हैं, पॉइंट डेसिमल पार्ट से 2 डिजिट और इंटीग्रल पार्ट से 1, ये मैच करते हैं, बाकी अगले जितने नंबर हैं उनमें से कोई नंबर मैच नहीं करता। तो 3.14 या 22/7 पाई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। सो हमेशा याद रखिएगा कि 22/7 रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, उसके नियरली इक्वल है। ठीक है, नियरली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट की, जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यूजुअली वो भी हमारे लिए इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। इस किस्म के तमाम नंबर भी हमारे लिए सारे के सारे ये नंबर, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल के लिए
अगर आपको एग्जांपल देनी पड़ जाए तो ये सबसे इजी वे है एग्जांपल देने का। आप पाई लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इन सब नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमेशा याद रखिएगा 22/7 पाई के इक्वल नहीं है, वो सिर्फ इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, नियरली इक्वल वैल्यू है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें वो तमाम नंबर आ जाएं जो रैशनल भी हैं और वो तमाम नंबर भी आ जाएं जो इर्रेशनल भी हैं, यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को हम कहते हैं नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा यही ख्याल है सेट ऑफ रियल नंबर के हवाले से कि जितने भी रियल वर्ल्ड में नंबर की डिस्कशन हो सकती है या जितने भी पॉसिबल नंबर अब तक हम जानते हैं जिनके बारे में, वो सारे के सारे इस सेट का मेंबर हैं। नेचुरल नंबर शामिल हो गए सेट ऑफ इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर शामिल हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर में। रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन कर लें तो हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो जितने भी नंबर हैं वो सब के सब बेसिकली रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए रियल नंबर्स हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।